नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक हिमाचल न्यूज और मैं हूं योगेश चौहान और हम इस समय अर्की बागल रियासत का जो केंद्र है बागल पैलेस, आज वहां हम मौजूद हैं और मेरे साथ मेरे सहयोगी पत्रकार गौरव गुप्ता। और आज हम जो हमारी अर्की बागल रियासत का जो एक जहां से पूरे बागल की सत्ता चलती थी, आज उस परिवार से हम आप सभी को रूबरू करवाएंगे। और हमारे बीच में है राहुल देव सिंह जी और इनके धर्मपत्नी मयूराक्षी सिंह जी। आप दोनों का हमारे इस दैनिक हिमाचल न्यूज़ के पॉडकास्ट जो हमारा एक सीरीज चल रही है उसका दूसरा एपिसोड है और इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो कौन साहब, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो हमारा बागल रियासत का जो इतिहास है उसके ऊपर अगर आप थोड़ी सी आप इतिहास पे प्रकाश डालें ताकि हमारे जो दर्शक हैं उनके अंदर जो एक जिज्ञासा है कि बागल की रियासत का जो इतिहास है वो कैसा रहा होगा। हम अपनी एंसेस्ट्री धार नगरी से ट्रेस कर सकते हैं। 13th सेंचुरी में वहाँ से हमारी शुरुआत हुई जी। वहाँ से धीरे धीरे वी माइग्रेटेड ओवर हियर। तो पास्ट 400 इयर्स में यहाँ पे अर्की के आसपास हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो सेटल हुए और पास्ट 400 इयर्स से हम अर्की में इस्टेब्लिश हुए। पहले जो यहाँ का किला था वो अर्की बाज़ार में होता था, फिर धीरे धीरे वो शिफ्ट हो गया इधर इस लोकेशन में। जी। तो जैसे जब आप धार नगरी से अर्की में आए तो उससे पहले आप कहाँ, मतलब जो राजधानी का जो केंद्र रहा है, क्योंकि जहाँ तक हमें जानकारी बागल है की जो राजधानी थी वो अर्की ही थी। क्या उससे पहले धुंधन थी, उसके बाद अर्की जी शिफ्ट हुई। और राजा उस टाइम सभाचंद जी थे जी। तो उन्होंने जो वहाँ से स्थापित करके नया अर्की को एक अपना कैपिटल बनाया। और नीचे अर्की बाज़ार में जो मंदिर है वहाँ पे लक्ष्मी नारायण की जो मूर्ति धार नगरी से आई थी उसकी मंदिर में स्थापना करवाई। और तो सबसे पहले जो प्रथम शासक रहे हैं जो बागल रियासत के वो सभाचंद जी थे और उनके दौरान उन्होंने महल बनवाया और यहाँ जो धुंधन से अर्की का कैपिटल शिफ्ट हुआ वो उनके द्वारा हुआ। जी। तो उसके बाद जब ये इधर पूरा जब अर्की बाज़ार में जब सबसे पहले आए, फिर इस हिल टॉप पे जब ये महल बना तो उस समय सभाचंद जी ही मतलब पहले शासक रहे यहाँ के। जी जी जी। तो उसके बाद अगले जो हमारे इस रियासत में जितने भी मतलब राजा हुए उनका अगर थोड़ा थोड़ा आप प्रकाश डाल सके। और जो शासक सभी बहुत कुशल थे ऐसा नहीं कहूँगी मैं, पर एक जो मैंने सबके बारे में पढ़ा, सभी राजा के बारे में पढ़ा जो हमारे पर दादा ससुर साहब मेरे लगे, तो उनके बारे में पढ़ा। तो जो एक जिस्ट में, क्योंकि हम एक छोटा सा इंटरव्यू कर रहे हैं तो उसमें मैं उन 4 शासकों के नाम लेना चाहूँगी कि जिनका काफ़ी योगदान रहा है अर्की के डेवलपमेंट में और उनके रहते उनके शासनकाल में अर्की ने बहुत प्रोग्रेस भी किया है। जी। तो सभाचंद जी तो उन्होंने जो हमारा अर्की की स्थापना करी, कैपिटल नया बनाया, फोर्ट बनाया, मंदिर का निर्माण हुआ, लक्ष्मी नारायण मंदिर में स्थापना करवाई। उसके कुछ दशक बाद मैं बोलूँगी तो राजा किशन सिंह जी जो थे वो काफ़ी उनका महत्वपूर्ण भूमिका रही है अर्की रियासत काल में। उन्होंने काफ़ी मंदिरों के निर्माण करवाए, जो अधूरे महल थे उनके पूर्वजों के उनके निर्माण करवाएं और दीवाने खास में जो चित्रकारी करी हुई हैं, उस समय मुग़ल शासन था, उनके समय में दिल्ली से जो कला जो आर्टिस्ट थे और बड़े बड़े जो पेंटर्स थे उनको निमंत्रण देकर वहाँ यहाँ बुलवा के और बहुत सुंदर चित्रकारी दीवाने खास में करवाई। और ऑल ओवर इंडिया से आए थे जी, जो उसमें चित्रकारी करी ऑल ओवर इंडिया से। वो कौन से इलाका ये लगभग कोई
1840 का एरा था और उस समय काफ़ी मतलब प्रोग्रेस किया है अर्की ने। ये मतलब हमारे बैकग्राउंड में महल भी दिख रहा है, ये उसी टाइम का बना हुआ जी, है। ये हवेली भी उसी समय की है और अर्की बाज़ार का भी प्रॉपर जो उसकी व्यवस्था वापस से सब कुछ जो वहाँ का चलन था अर्की को बाज़ार में सब कुछ सिस्टमैटिक करना, तो सब कुछ काफ़ी हद तक जो सबसे कुशल जो रहे हैं तो वो किशन चंद जी थे, तो उन्होंने काफ़ी कुछ अर्की को प्रोग्रेसिव बनाया था अपने काल में। और कोई इतिहास की कोई ऐसी बातें? और तो काफ़ी मैंने अपने ग्रैंडफादर से ही सुना हुआ है, जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स थे वो तो कॉमन नॉलेज है कि कैसे यहाँ पे आए, क्या किया। तो डेवलपमेंट धीरे धीरे ही हुई। पहले आपको भी पता होगा यहाँ पे कुछ भी नहीं होता था यहाँ पे, मतलब रोड्स भी बिल्कुल मिट्टी वाली होती थी, मतलब गाड़ी चलाना तो दूर, बस भी नहीं आती थी यहाँ पे। तो धीरे धीरे जैसे कनेक्टिविटी, रोड की कनेक्टिविटी हुई, मेरे ग्रैंडफादर ने काफ़ी रोड्स की इस्टेब्लिशमेंट की। लेट राजा साहब जो लास्ट रूलर रहे हैं राजेंद्र सिंह जी, तो उनके काल में काफ़ी प्रोग्रेस किया। एमएलए भी रहे हैं वो। जी, और उन्होंने मतलब जो लास्ट रूलर रहेंगे, लास्ट शासक भी रहे, वो बोल सकते हैं, क्योंकि उनका इंस्टॉलेशन होम गार्ड्स की इस्टेब्लिशमेंट की थी और काफ़ी उनका शायद वो संस्थापक भी तो वहीं रहे। जी, होम गार्ड्स के पहले संस्थापक भी रहे हैं और कमांडेंट जनरल ऑफ होम गार्ड्स रहे हैं। उनको काफ़ी मतलब बड़े पदों से भी और उनको पुरस्कार भी मिले हुए हैं और 2 टर्म वो एमएलए भी रहे हैं और सुन्नी ग्रामीण क्षेत्र से, और उन्होंने काफ़ी कुछ किया है अर्की और आसपास के, क्योंकि वो एक बोलते हैं 43 इयर्स बाद, सभाचंद जी के 43 इयर्स बाद कोई ऐसा शासक आया जो युवा था, स्वस्थ थे, हेल्दी, और उनकी विचारधारा बहुत मॉडर्न थी और प्रोग्रेसिव नेचर के थे। और क्योंकि उनकी एजुकेशन कर्नल ब्राउन्स देहरादून में हुई है और लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज से उन्होंने डिग्री ली थी, तो काफ़ी मतलब उनके काल में काफ़ी डेवलपमेंट और प्रोग्रेसिव मतलब जो एक टाइम रहा है अर्की का, और वो हम सब ने देखा है। और आप भी थोड़ा सा अपना, जैसा कि आप धार क्षेत्र से मध्य प्रदेश में आता है, तो वहाँ का भी थोड़ा सा इतिहास बताएंगे आपकी, कैसा वहाँ का? धार नगरी में, धार से हम क्यों शिफ्ट हुए, मतलब आपकी फैमिली जो धार नगरी से कब शिफ्ट हुई, ये हुआ जब बोलते हैं कि उस काल में खिलजी ने जब आक्रमण किया था, और तो मध्य प्रदेश के चंदेरी एरिया और मालवा रीजन काफ़ी हद तक उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था, और इस वजह से जो वहाँ के पुराने शासक रहे उनको उस दौरान वहाँ से निकलना पड़ा, और उन्होंने पहाड़ों की तरफ रुख किया, और उन्हें लगा पहाड़ों में हर जगह देखा कि कहाँ सही रहना चाहिए, कहाँ वो अपना इस्टेब्लिश कर सकते हैं फोर्ट, और अर्की को हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने चूज़ किया, क्योंकि उनको सबसे सही टेम्परेचर लगा, पानी, मिट्टी, और अपनी प्रजा के लिए उन्हें सबसे जो बेहतर जगह लगी वो फिर धुंधन और अर्की लगी। तो इस वजह से उस टाइम जो खिलजी ने वहाँ पे आक्रमण इतना ज़्यादा हो गया था, इस वजह से हम सब पहाड़ों की तरफ रुख किया गया था। तो उस वक्त का है कुछ आपको जानकारी की, जब वहाँ से आपके राज परिवार के मतलब उस वक्त जो पूर्वज के आए थे, तो उस वक्त कितना मतलब कितने भाई आए थे, कुछ ऐसा भी बताते हैं कि? अजय देव जी जो थे हमारे एंसेस्टर थे, उनको ये अर्की का एक जो बोलते हैं एस्टैब्लिशमेंट मिला था। ये 2 भाई आए थे जो मध्य प्रदेश के धार से ऊपर, कि अपना राज्य बनाएंगे, अपना सब एस्टैब्लिश करेंगे। तो एक भाई ने जैसे किसी और रुख कर लिया उन्होंने पहाड़ों में, और जो बाघट साइड है उन्होंने उस साइड रुख, जी उस साइड रुख किया, और जो हमारे अजय देव जी थे
जो हमारे एंसेस्टर्स थे, उन्होंने उनको अर्की और धुंधन वाला जो हमारा क्षेत्र है, उन्हें वो पसंद आया और उन्होंने यहीं पर एक मतलब स्टैब्लिश होने का सोचा। देवधार से जी आपका पारिवारिक कोई रिश्ता, जी जैसे हम उनको अपने इष्ट रूप में हम सभी जी। बागल रियासत के जितने भी हम जी। यहाँ निवासी जी पूछते जी हैं, जी। उसका थोड़ा सा आप बताएंगे मेरे को? तो धार वाले देव तो हमारे भी देव हैं और धार नगरी से ही आए हैं, तो हमारे पूर्वज ही हैं वो, जिन्होंने लड़ाई लड़ी। जिस समय खिलजी ने आक्रमण किया, जो उसने इतनी तबाही मचाई, और उसी दौरान वहाँ पे काफ़ी स्टोरीज़ भी अभी हमने सुना हाल ही फिलहाल में, जब देवधार जी का जन्मोत्सव मनाया गया, तो इससे हम लोग काफ़ी अवगत भी हुए। यहाँ स्थानीय देवधार जी का डोडी में जी मंदिर है, जी 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 वहाँ अभी कथा थी, श्री राम कथा जी थी जी अभी। जी। तो वहाँ कथावाचक श्री हेमंत भारती जी थे यहाँ। अच्छा जी तो उन्होंने उसमें थोड़ा सा एक प्रकाश डाला था कि अच्छा। जैसा व्यक्तित्व भगवान श्री राम जी का होता जी था, जी बिल्कुल वैसा ही व्यक्तित्व हमारे देवधार वाले जी का था। मतलब वैसे ही शालीन सौम्य, कभी जैसे श्री राम जी के बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री राम जी ने कभी किसी की बुराई नहीं की, बुराई उनको वनवास भी दे दिया गया तो भी उन्होंने उसको स्वीकार हंसते किया। हंसते स्वीकार जी किया। जी वैसे देवधार जो थे हमारे की, ये भी ऐसे ही शालीन और एक बड़े सिद्ध पुरुष थे, सिद्ध पुरुष थे जी भद्रकाली माता के, जी, मतलब माता जी। काली के वो बड़े उपासक हमारे लिए तो वो संत ही हैं और हमारे परिवार के पूर्वज हैं, और हमारे साथ ही आए हैं धार नगरी से, और इसीलिए आज भी हम लोग पूज रहे हैं, आप सब भी पूज रहे जी, जी, हैं। जी। तो उनका ही आशीर्वाद है, मुझे लग रहा है, बाघल रियासत पर। थे। और बनिया देवी जी से भी राज परिवार का एक बताते हैं कि शायद कुल देवी के रूप में आप जी। वहाँ पूछते हैं, जी जी। ऐसा भी एक बीच में जी। संग्रह था। तो उसकी कहानी वनिया देवी की जो थी वो हमने भी जानी। जी। हमारे दादाजी आपसे मैंने सुनी, जो जी। बताते हैं जी जी कि जैसे स्टोरी एक तो आया ही था सामने, आपने न्यूज़पेपर के थ्रू भी हम लोगों को हाँ अवगत करवाया, वो भी बड़े अच्छे ढंग से आपने बताया कि कैसे उस काल में खुदाई के दौरान मूर्ति जी, मिली, जी, जी। और चमत्कारिक था उनका जो बोलने का ढंग, और कैसे स्वप्न, उस समय के राजा को स्वप्न में आया कि मेरा मंदिर यहीं होना चाहिए, और इस वजह से, और कि मंदिर की स्थापना वहाँ पे राजा साहब ने करवाई और उन्हें कुल देवी का दर्जा दिया। तो वनिया देवी को भी हम अपनी कुल देवी ही मानते हैं, जैसे हम भंडारा वाली देवी, माँ भद्रकाली धुंधन में जो हैं, उन्हें भी जितना मानते हैं मान सम्मान, वो भी हमारी कुल देवी ही हैं। जी। जी और आपका मायका मध्य प्रदेश में जी, पड़ता है, तो जी। वहाँ का थोड़ा सा आप बताएंगे कि जी। वहाँ का और यहाँ के हिमाचल का रहन सहन या दोनों के मतलब कोई कैसा आपको सिमिलरिटीज हो या कोई आपको डिफरेंस हाँ, लगा हो हाँ। कि मध्य हाँ। प्रदेश से और हिमाचल में? जी। अब बोली का तो फर्क है, नहीं। और बोली मैं यहाँ की सीख रही हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जो बागल की बोली बगलियानी सबसे बोली, मीठी मीठी मानी बोली। जाती है। मैं इनसे काफ़ी बात करती हूँ अकेले में कि मुझे सिखा रहे होते हैं, तो काफ़ी हंसी मजाक चलता है, माखे जी। अच्छा लगे थोड़ा सा है। आप अपने और पहाड़ी भाषा बागल की भाषा में जी, कुछ बता जी, सकते हैं जी, हमें जी, कि आपने क्या कुछ? आप पहाड़ी बोली तो साकी भी समझ में आवे, माखे भी आवे हल्की हल्की, तो उससे जब माखे भी प्यारी लागे है। बहुत नहीं, ये आश्चर्य अपनी ना पहाड़ी भाषा मतलब बगलियानी। पहले जैसे राजाओं के जब जी। राज होते थे, जी, जी। रियासती काल थे, जी। तो राजाओं की रियासत के हिसाब से वो बोली बनती थी हमारी। जी जी तो जब राजा साहब का यहाँ जब शासनकाल हुआ, जी तो जब आपके माध्यम से जो यहाँ की बोली होती थी वही बोली सारी रजा की हुई, जी जी जो हमने हमारे थोड़े थोड़े दूरी हो जाता है ना, कुनिहार अगर हम चले जाते हैं वहाँ थोड़ा सा जी। है, ये अलग तो ही बोलते हैं कि जो हर थोड़ा 20 सा shift हो किलोमीटर जाता है, में, लहजा हर होता 20 है, वो किलोमीटर थोड़ा में सा फर्क हो जाता है। डायलेक्ट चेंज होता ही है। जी 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 जी। तो मेरा हमारे यहाँ की बोली अलग है,
और यहाँ की बोली अलग है, पर समझते मैं वहाँ की बोली बोल लेती हूँ और यहाँ की बोली बोलने की कोशिश कर रही हूँ, और समझ में सब आता है। और वहाँ की संस्कृति कोई संस्कृति वहाँ की भी मतलब जो वहाँ के हमारे देवी देवताओं को पूजा पाठ ये सब बहुत मानते हैं, और पहाड़ों में भी मैंने देखा देवी देवताओं को और भगवान को बहुत मानते हैं। तो एक चीज़ तो मैंने देखा कि हमारे जो जहाँ से मैं आई हूँ हमारे इष्ट देव भी लक्ष्मी नारायण है, और बाघल रियासत में भी इष्ट देव लक्ष्मी नारायण ही है। तो ये काफ़ी हो रहा भगवान की कृपा शायद कि हमेशा बनी रही, और हमेशा कुछ यहाँ का भी सीखने को मिल रहा है। और फिर अब ये मेरा ही घर है, मैं ये नहीं बोलती कि वो मेरा घर है, अब ये मेरा घर है। कोई कल्चरल आपको ऐसा शिफ्ट हुआ हो? मध्य प्रदेश को हिंदी हार्टलैंड बोलते हैं। ज़रूर, वो तो हर जब भी कोई शादी होती है कल्चर तो के हिसाब से आप ऑल ओवर इंडिया देखते हैं हल्के हल्के डिफरेंसेस हैं, पर वही है पूजा पाठ। अब जैसे एक धर्म ही मुझे लगता है जो जोड़ के रखती सब संस्कृति तो हमारे हिंदू में, सनातन धर्म में तो ये है कि वो सारी जोड़ के जगह रखती सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम ही है। क्योंकि पुराने हिसाब से आप देखें तो मतलब इक्का दुक्का जो होता है वो थोड़े चेंजेस होते हैं, पर रीति रिवाज सारी जगह सेम ही मनाए जाते हैं। कुछ एक कुछ जैसे लोग जैसे कुछ मध्य लोग प्रदेश अभी से भी यहाँ जी है, जी जी। तो कुछ एक यहाँ कल्चरल का डांस, कॉमन यहाँ नाटी है तो हमारे यहाँ राई डांस है, तो राई के ऊपर डांस होता है बस एक जगह घूम के। यहाँ पे मैंने देखा ये सबसे बड़ा कल्चरल डिफरेंस था कि यहाँ पे आदमी और औरत मतलब साथ में जो यहाँ का ट्रेडिशनल फोक डांस है साथ में डांस करते हैं। हमारे यहाँ पर्दा बहुत है कि जो मेल्स होते हैं वो बाहर ही रह जाते हैं और लेडीज़ का एक अलग फंक्शन हो रहा है वहीं डांस हो रहा है। तो ये सबसे बड़ा कल्चरल डिफरेंस है, पर शौक नहीं लगा क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये चीज़ तो मतलब जो पहाड़ी एक बोलते हैं कि सबसे मीठी चीज़ और प्यारी चीज़ लगी कि सबको जोड़ के चलता है हिमाचल। मौसम के हिसाब से क्या तो लगता है मौसम तो आपको? हमेशा सदाबहार है पहाड़ों का। और मध्य प्रदेश में मध्य वहाँ प्रदेश का में तो गर्मी तो तेज़ रहती है, ठंड भी ज़्यादा रहती है। अर्की का मुझे लगता है सबसे बेस्ट मौसम है। ठंडियों में अच्छी धूप रहती है और गर्मी तो अब देखें सब जगह बढ़ रही है, पर इसका तो हम सबको ही मिलकर कुछ करना है। इसके लिए तो पर्यावरण पे ही जी, हमें पर्यावरण का विशेष ध्यान रखना है कि कुछ कर सकें। अब यही एक साल है मुझे लगता है, आगे फिर इट विल बी टू लेट। तो इस बारी दिल्ली का टेम्परेचर अब जो ऑन रिकॉर्ड है वो 50 डिग्री तक पहुंच गया था। तो मैं एक दिन पढ़ रहा था नेक्स्ट ईयर की एस्टिमेशन है कि 60 डिग्री तक पहुंचेगा। अगर कहीं 60 में टच कर अब गया तो फिर इंसान तो इंसान के लिए नहीं सर्वाइवल ही नहीं हो पाएगा। तो नाउ इज द टाइम, अगर अब नहीं जागे हम लोग तो फिर नहीं बचा सकते। हम लोग भी नहीं निकल ही नहीं पाएंगे हम लोग घर से बाहर। तो इसमें कोई आप संदेश देना चाहें कि जो पर्यावरण को लेकर, और कोई इसमें रिसाइकल एंड रीयूज पे हमें ध्यान देना चाहिए, और उससे अलावा जो आप जितना सेव कर सकते हो एनवायरनमेंट को उतना आप करें। उसमें आप यूज़ करें, रिसाइकिल करें, अपने उसमें आप दायरे में रहें एक तरीके से। और प्लांटेशन ड्राइव तो चल ही रही है। सबसे बड़ी चीज़ है पहाड़ों में मैं देखती हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है तो बसेस हैं, पर लोग अपनी प्राइवेट जो गाड़ियाँ हैं वो बहुत यूज़ करते हैं। अगर कुछ ऐसा सिस्टम बन जाए या थोड़ा, क्योंकि जो पोल्यूशन कार से एमिट हो रहा है उससे हमारा पहाड़ तो छोटा है तो और गर्मी बढ़ रही है पहाड़ों में। तो ये भी है कि ट्रांसपोर्टेशन का भी अगर जरूरत के अनुसार ज़रूरत के अनुसार ही अगर हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा यूज़ करें। हर चीज़ के फायदे और नुकसान होते हैं। जैसे ऑड इवन आया था उसमें ये दिक्कत थी कि जिसके पास ऑड नंबर की गाड़ी है वो उस दिन चला जिस दिन इवन। तो फिर अगर किसी को स्कूल एवरी डे जाना है तो गाड़ी जिसको हर रोज चलानी है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस इम्प्लीमेंट होते हैं वो अब्रॉड के जो ये पॉलिसीज होती हैं उनको देख के यहाँ इंडिया में इस्टेब्लिश करने की कोशिश होती है, विच इज़ नॉट अ फेयर पॉइंट। क्योंकि
जो चीज़ अब्रॉड काम कर रही है वो ज़रूरी नहीं है कि इंडिया में भी काम करे, जी जी बिल्कुल। क्योंकि हर देश की जो ज़रूरतें हैं वो अलग अलग है। कहीं पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, जैसे चाइना वगैरह में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, वहाँ पे वन चाइल्ड पॉलिसी थी वो भी काम नहीं करी। इंडिया में भी पॉपुलेशन है, पर जो चीज़ चाइना में काम करेगी वो इंडिया में काम नहीं करेगी। तो यहाँ का जो जोग्राफिकल वो है उसको देख के, उसको समझ के, जिस जिस एरिया में जो जो चीज़ काम कर सकती है वो करवाना चाहिए। स्मार्ट सिटीज़ बन रही है, अभी बहुत इस्टेब्लिश हो गई है, पर उसके लिए भी बहुत पेड़ कटे हैं, बहुत क्या कहते हैं एनवायरनमेंट का नुकसान हुआ है। तो वही है, गिव एंड टेक एक तरीके का रिलेशनशिप। और हाईवेज रोड्स तो बना रहे हैं, पर ये ध्यान दें अगर हाईवे रोड्स के साथ ही आप प्लांटेशन भी लगाते रहो तो डबल बेनिफिट होगा सोसाइटी के लिए। तो प्लांटेशन बहुत ज़रूरी है। और अर्की में हम जल्दी एक आयुर्वेदिक संस्थान के साथ मिलके हम करने जा रहे हैं, होपफुली सक्सेसफुल हो। एक प्लांटेशन ड्राइव भी रखना है। और हमारे जो अर्की बाज़ार है उसमें मैं एक सुझाव ज़रूर देना चाहूँगी, हमारे जो यहाँ के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हैं और जो अथॉरिटीज़ हैं, कि अगल बगल एक भी पेड़ पौधा कुछ नहीं दिखता है। तो बहुत ज़रूरी है कि रोड्स का, अगर आप सिटी का ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं तो उसको ब्यूटिफिकेशन में हमें रेन शेल्टर्स और ये सब तो ठीक है, पर उसके साथ आप प्लांटेशन पे भी ध्यान दें। और हर शॉप के बाहर मुझे लगता है अगर एक एक पेड़ सब, बहुत बड़ा पेड़ नहीं पर एटलीस्ट कि हाँ साइड में कोई छाँव में तो खड़ा हो सके या जैसा भी रहे, या ठंडी हवा दे सके अपने शॉप के बाहर। अगर सब अगर एक चीज़ ठान लें और उसका ध्यान भी रखें, केयर भी करते रहें, तो एक सुंदरता भी, एक ब्यूटिफिकेशन भी हो जाएगा अर्की का। और एक हम एक उदाहरण भी दे सकते हैं दूसरे शहरों को कि हमने कुछ किया इस बरसात। जी। तो ये है। और कोई आपके परिवार की कोई कहानियाँ एक रियासत काल में, जैसे कोई लोगों के साथ कहानियाँ तो अब जैसे जो नॉर्मल घरों में होता था वही होता था, जो जैसे हुआ करता था ना कि कोई राजाओं के टाइम में जब कहते थे कि लोगों के बीच में एक आना जाना होता था, या कोई ऐसे एक अलग हटके कोई, देखिए मैंने जो अपना टाइम देखा है उस टाइम मॉडर्नाइजेशन हो गई थी। बिल्कुल। तो जो पुराना टाइम था वो उतना जो आपने सुना हो, मतलब क्योंकि आप तो एक किस्सा मैंने स्वतंत्र सुना भारत में है, मैंने एक किस्सा सुना है, और वो भी लेट राजा साहब राजेंद्र सिंह जी का, जी। कि वो अपनी बोली को बहुत प्रमोट करते थे। और जो भी अगर आज आप आए हैं, अगर वो होते आज, तो सिर्फ आपसे यही बोलते कि बगलियानी में बात करो। तो उन्होंने अपने कल्चर और अपने बोली, अपने लोगों को आगे काफ़ी प्रमोट किया है। और वो चाहते थे कि जो हमारा जनरेशन है वो भी इस चीज़ को फॉलो करे, और यहाँ का जो कल्चर है, बोली है, कस्टम्स हैं, वो चीज़ चलती आए, चलती रहे। लोगों में ना एक जिज्ञासा रहती है कि जब से शासन काल, जैसे राजा आपका जब से हुआ, कि एक मतलब मुख्य जो धारा में थोड़ा सा एक, क्योंकि राजाओं की एक अपनी जीवन शैली हुआ करती थी और शासन का भी एक अपना तरीका होता था। तो भारत में आज़ादी हुई, रियासतों का विलय हो गया, और सब ने देश के एक ही चैनल में कि हम एक ही इसमें सभी काम करेंगे, और अब हमारी मिलजुल के ही सरकार जो भी कहेंगी उसमें। तो फिर पब्लिक लाइफ में जैसे, क्योंकि एक रहता है लोगों का कि हम राजाओं से थोड़ा सा मतलब अब थोड़े समय से हमने देखा है, जैसे कि अब आप आए, हमने आपके माध्यम से शायद मेरे इतिहास को कभी घमंड नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ पे। पर हाँ, मतलब जैसे आपकी ज़िंदगी चल रही है वैसे हमारी ज़िंदगी चल रही है, उसमें कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है। अब नॉर्मलाइजेशन इतना हो गया है कि अब वो चीज़ हट गई है। जब विलय हो गया, राजपाट छोड़ दिया,
तो फिर उसके साथ हम लोगों ने अपनी जो लैविश लाइफ होती थी वो भी गिव अप कर दी। अब बहुत ही नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं हम लोग भी। जो है डेली अपना मंडेन है कि अपने काम करना, बच्चों को छोड़ना, स्कूल ले जाना, जो एक आम जिंदगी वो ही जी रहे हैं। होता था ना, मैं अर्की में ही पला बड़ा हूँ। जैसे मैं छोटे होते थे तो कि महल है राजा, तो हमारे दिमाग में तो पहले वो एक वही इमेज होती थी कि हाँ वो जैसे जो टीवी में दिखाते हैं ना पिक्चरों में देखा कि हाँ बड़े बड़े हार मालाएं तलवार। हम तो आज़ाद भारत में पैदा हुए हैं और हम उस आधुनिक भारत में पैदा हुए कि जब ये चीज़ें सब कुछ आ चुकी थी समाज में, टेलीविज़न, रेडियो, प्रचार प्रसार के सारे साधन। पर हमारे दिमाग में फिर भी एक पिक्चर क्या हुआ करती थी कि यहाँ को जब हम देखते थे कि राजा साहब का ये महल है तो मन में होती थी कि कैसे रहते होंगे हमारे राजा साहब। अब तो चलो ये बातें मोबाइल के युग में अब सब कुछ हम एक मोबाइल के क्लिक करके हम देख सकते हैं कि किस स्टेट में जो भी राजवंश रहे उनकी अब क्या क्या है, क्योंकि वो सारी आज सोशल मीडिया में आ चुकी है। पर फिर भी लोगों में रहता है कि नहीं, क्योंकि एक समर्पण भाव और जिज्ञासा, क्योंकि लोगों का देखो ये तो बहुत अच्छी बात है कि लोगों में रुचि है हिस्ट्री आदर जानने भाव की। और उस आदर भाव से लोग आज भी जितने भी हमारे पुराने बुजुर्ग अगर मिले हम उनसे जब बात करते हैं तो उनके मन में जरूर होता है कि नहीं, हम आज भी उस राज परिवार के प्रति अपना वही आदर भाव रखते हैं। और उस आदर भाव से हम हमेशा जब भी अगर राज परिवार आए तो जो हम एक सम्मान दे सकते हैं हमें देना चाहिए। मैं खुद निकली तो मुझे पता है कितना सम्मान आप लोगों ने दिया, इतना प्यार दिया। और मुझे तो कभी ऐसा भी नहीं लगता कि मैं मतलब बहू हूँ, मुझे बेटी जैसा ही फीलिंग आती है यहाँ पे। तो ये तो बात है कि लोगों में जिज्ञासा है, आते हैं लोग घूमने के लिए कि देखना चाहते हैं अंदर से। पर अब यही हो गया है क्योंकि अब इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज़ को अब आज के टाइम पे मेंटेन करना और सब कुछ व्यवस्थित करना, क्योंकि काफ़ी टाइम हम सबका शिमला में बीता, अब धीरे धीरे आ रहे हैं, सब संभाल रहे हैं, सब अपना अपना पोर्शन मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्योंकि ये एक अर्की का धरोहर है और एक हिस्टोरिकल एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है, तो कई बार लगता है कि जो मतलब या तो घूमने वाले हैं या थोड़ा सा मुझे लगता है कि लोगों में जागरूकता फैलानी पड़ेगी कि जो यहाँ पे रोड्स वगैरह आ रही हैं कि क्लीनलीनेस वगैरह का ध्यान नहीं दिया जाता है, जो मुझे लगता है। तो ये प्रशासन से हमने कई बार रिक्वेस्ट भी किया है और मैंने खुद भी अपने साथ महिलाओं के साथ मिलकर अपना रोड एक दो बार क्लीन करने की कोशिश करके एक मैसेज भी कन्वे किया है। तो ये हम भी अगर हमसे अगर कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम दिल खोल के आपको वेलकम कर रहे हैं, पर हमारा भी कुछ है कि इसको हमारा भी सहयोग दें। और तो एक जैसे आप एक राज परिवार से हैं ना और लोगों में जिज्ञासा भी आप बुरे लोग आने, कभी ऐसा नहीं लगता आपको कि जैसे एक मतलब अब नॉर्मल रहा है, एक प्राइवेसी ब्रीच हो रही हो या कोई लोग ऐसी अतरंगी सी डिमांड करते हो कि यहाँ कुछ ऐसा भी है ये दिखाओ, कुछ इस तरीके के कुछ? जी आते हैं और पहले तो उन्हें ये क्यों अजूबा सा भी लगता है क्योंकि ये उनको राजस्थान की याद दिलाता है, क्योंकि इसका जो आर्किटेक्चर है ये कुछ राजस्थान आर्किटेक्चर जैसा ही है और पहाड़ों में ये एक अलग ही शैली है, क्योंकि पहाड़ों में जो अधिकतर किले हैं वो लकड़ी के बने हुए हैं और उस ज़माने में सोच के भी लगता है कैसे पहाड़ों से मतलब चढ़ के ऊपर सम मतलब जो भी रॉ मटेरियल्स वगैरह आया होगा, ये महल तैयार हुआ होगा। तो उस ज़माने का है, अब उसको हम लोग मेंटेन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इस परिवार से हम लोग हैं और यही हमारी एक चिन्ह है बोलेंगे जिसके लिए हम जाने जाते हैं। और उसको ही अगर हमने मेंटेन नहीं किया और संभाल के अपनी धरोहर नहीं रखी तो फिर एक हिस्ट्री एक ख़त्म सी हो जाएगी। आपके अभी लास्ट ईयर भी हमने सैर मेले के दौरान आपसे बातचीत की थी, तो मेले का भी अगर आप कुछ ऐड ऑन इसमें? पुराने टाइम में जो झूठों की लड़ाई होती थी वो बड़ी फैसिनेटिंग लगती थी मेरे को, बचपन में देखा करता था। अब
एनिमल क्रूअल्टी की वजह से वो तो बंद हो गई है, पर अभी भी कुश्ती वगैरह चलती है, तो उतना जोश तो नहीं दिखता, पर हाँ अब वो जोश तो 2014 में लास्ट तो टाइम। जब कुश्ती होती थी तो आप भी आते थे, जैसे हम बचपन में बहुत बार गया हूँ, हम ये देखते थे। दादाजी के साथ अच्छा, कि तो झोटों की लड़ाई हम अपने यहाँ आंगन से देखा करते थे, तो वो भी मेरे को मेले बचपन का के आनंद तो सबने लिया है। अच्छे मैं तो खासकर हमेशा शायद पिछले साल तो क्योंकि मैं एज अ इनवाइट किया तो मैं प्रॉपर गई भी, अटेंड किया, पर अगर उससे पहले भी मुझे बड़ा शौक था अर्की घूमने का, जाने का, तो मैं ज़रूर एक चक्कर मेले का लगा ही आती थी। तो असल में ये मेला चीज़ मुझे तो बहुत रियासत काल से जी ही जी जी आपके राज परिवार से जुड़ा हुआ है, जी जी और सांस्कृतिक धरोहर और राज परिवार से उनके संबंध होते ही थे। किसी न किसी रूप में लोग जरूर राज परिवार के साथ जोड़ने की कोशिश करते थे कि ये त्यौहार हम राजा साहब से जोड़े, ताकि राजा साहब का शायद इस मेले में या इस कार्यक्रम में आना हो जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा शख्सियत हुआ करते थे उसमें, राजा महाराजा। वही उसका प्रतीक था ना, नई फसल आना, नई उसका तो जो किसान होते थे वो सबसे पहले जब भी नया फल, नई खेती होती थी तो अपने राजा को भेंट करते थे। जी जी, वहीं से ये चलन शुरू हुआ कि जब इतनी दूर दूर से आते हैं तो एक बोलते हैं ना कि जो एक सेलिब्रेशन का माहौल हो जाता था कि गांव से झूले वाले आ रहे हैं, तो स्मॉल गेट टुगेदर टाइप छोटे सबका मिलना जुलना हो जाता था, और एक मेले जैसा। तो वहीं से ये मेला जो एक सबके मिलन का एक प्रतीक है, नई फसल जो आती थी तब मिलना जुलना, राजा को बुलाया जाता था। तो उस ज़माने में बस हम सोच ही सकते हैं कि कितना मतलब सब कुछ जोश रहता होगा, और अभी भी है, खासकर बच्चों में है, नई पीढ़ी में है, क्योंकि झूले आते हैं और कुश्ती देखनी है, तो चलता रहता है। और कोई क्वेश्चन है आपके मन में? कोई नहीं, क्वेश्चन तो क्या है, जनरली नहीं, वैसे हम बातचीत। एक आप शायद स्टेट रेड क्रॉस सोसाइटी के मेंबर भी हैं, जी जी तो उनके भी कोई ड्राइव्स आप सोच रहे हैं यहाँ अर्की में कुछ जी उनके थ्रू कुछ हो? जी, रेड क्रॉस का मैं बात करती हूँ कि जो हमारे गवर्नर साहब हैं अभी, तो वो काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं और अर्की खासकर पिक करते हैं, उनको एक दो बार आए भी हैं। तो उन्होंने पर्सनली भी बोला कि अगर आप कुछ करवाते हो तो मैं ज़रूर आऊँगा आपके, अगर आप यहाँ कोई कैंप लगाते हैं। और तो मैं वही चाहती हूँ कि जो यहाँ पे अगर हॉस्पिटल्स में अगर लेडी डॉक्टर नहीं है या कोई भी असुविधा है, तो अगर मुझे थोड़ा सा भी उसके बारे में पता चल सके तो हम एक अच्छा सा कैंप लगाने की कोशिश करेंगे जिसमें सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। स्पेशली जो गायनी हैं हमारे, जो लेडीज़ हैं, उन काफ़ी मैंने देखा है परेशान होते हैं, दूसरे शहरों में भागना होता है। अगर डॉक्टर्स यहाँ का जो हॉस्पिटल है और उनके साथ मिलके, रेड क्रॉस के साथ मिलके, तो अगर कुछ हो सकेगा तो हम ज़रूर हर मंथ ट्राई करेंगे कि अर्की में भी जिस प्रकार मेले आते हैं उसी प्रकार हेल्थ कैंप्स भी लगाएं हम। तो ये कोशिश रहेगी। एक ड्राइव हम उससे, जैसे अभी आप एनवायरनमेंट के ऊपर बात कर रहे थे, जी जी तो कुछ ऐसी प्लांटेशन की ड्राइव भी जी अगर हम अर्की में करें जी तो ज़रूर। हम सभी, मतलब मेरा भी फ्रेंड सर्कल है, हमने जी, तो जी, लास्ट ईयर जी, इतना जी, प्रोग्राम बनाया था कि हमारे को कहीं से पौधे मिले तो हम 500,000 पौधा कहीं अर्की में लगाएं। तो कुछ इस तरीके का इनिशिएटिव अगर नहीं, इस यहाँ साल से हम लोगों स्टार्ट ने हो। सोचा है और हम लोग इनफैक्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे करने जा रहे थे, पर प्रोटोकॉल्स और ये सब इलेक्शन के कारण उस डेट को हमें परमिशन नहीं मिली। तो हम लोगों ने ये सोचा है कि आफ्टर जैसे ये मॉनसून स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि प्लांटेशन के लिए मॉनसून चाहिए, लगा भी देते प्लांट्स सर्वाइव नहीं करते वो। तो बस जैसे ही मॉनसून स्टार्ट होते हैं तो आयुर्वेदिक संस्थान लोग से मैं कांटेक्ट में हूँ और हम लोगों का है प्रोग्राम कि हम लोगों इतने प्लांट्स एक्वायर करने हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है अगर आप सब भी मिलके और जो अर्की में जितने लोग हैं मिलके
और जहाँ जहाँ ज़रूरत है कि बिल्कुल बैरन लैंड्स हैं तो वहाँ पे पेड़ लगाएं तो बहुत ही अच्छा है, छांवदार हो और जो बारी नेटिव प्लांट्स हों। जैसा गर्मी ने एक जी। संकेत दे दिया है कि जी। अगर हम आज नहीं जी जागरूक हुए तो फिर आने वाले समय में फिर हमारे पास पश्चाताप ही बहुत होगा लेट हो और जाएगा। लेट हो जाएगा। जी 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 हम तो यही सबसे एक अपील करना चाहते हैं कि जी। हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधरोपण करें। इस बार जो मानसून होगा जैसे शुरुआत, और पौधे लगाने के बाद हम उनके संरक्षण और उनके लिए उचित व्यवस्था भी देखें कि वो जब तक बड़ा एक थोड़ा ग्रोथ नहीं जब तक वो ले लेता तब तक हम उसमें रोज़ केयर सिंचाई करते की व्यवस्था देखें। और बस बारिश अगर हो रही है तो भी उसके लिए हम इस तरीके से देखें कि कोई पशु जानवर उस पौधे को ना तोड़े या कोई खाए ना, या कोई उसके लिए कोई शरारत ना करे, ताकि जैसे हम एक बच्चे की देखभाल करते हैं वैसे ही अगर हम पौधों की भी देखभाल करें तो कल को जब ये जिस तरीके की अभी वातावरण में जैसे गर्मी जो पैदा हो चुकी है बहुत ज़्यादा, और इस बार अर्की में भी बहुत ज़्यादा गर्मी हम महसूस कर रहे हैं पूरे क्षेत्र में, तो आने वाला समय हमारा और ज़्यादा गर्म ना हो तो उसके लिए हम आज से ही हम कोशिश करें, ऐसा हम एक अपने इस प्लेटफॉर्म से अपील करना चाहते हैं। और आज आपके साथ हमारे पॉडकास्ट सीरीज़ में हमने बहुत अच्छी एक बातचीत की, और भविष्य में भी ऐसे ही हमारे बीच में किसी न किसी विषय को लेकर आपसे हम रूबरू होते रहेंगे, और उसके लिए हम फिर से आपके बीच में जल्द ही उपस्थित होंगे। आज के इस कार्यक्रम के लिए आपने बहुत अपना कीमती समय दिया, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।